यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं डॉक्टर आइन अंसारी इस ज्ञान का भंडार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है इस वीडियो में मैं डेंगू वायरस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि डेंगू जो है उसका किस प्रकार से डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट किया जाता है, और उस जो डेंगू फीवर जब किसी पेशेंट में हो जाता है तो उसमें जो है क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी अच्छी जानकारी जो है डेंगू के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यदि आप इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों डेंगू जो है वो एक कॉमन डिजीज़ है जो कि एक वायरस के द्वारा जो है फैलता है। ये एक वायरस से फैलने वाला इन्फेक्शन है जो कि हर साल जो है एक आता है। ये इस प्रकार का फीवर पेशेंट को में देखने को मिलता है, जैसे कि हर साल जो है हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल में इस डेंगू से ग्रसित पेशेंट जो है उन लोग का तादाद बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि ये एक महामारी की तरह हर साल जो है आता है। दोस्तों डेंगू फीवर जो है वो एक मॉस्किटो के द्वारा होता है जिसका नाम है एडिस मॉस्किटो। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि यदि किसी पेशेंट में डेंगू वायरस है, यानी डेंगू फीवर से ग्रसित कोई पेशेंट है, और यदि उसे जो ये एडिस मॉस्किटो अगर काट लेता है तो वो जो है अगर किसी उसको काटने के बाद किसी दूसरे इंसान को अगर काटता है तो 80% चांसेस है कि वो जो है उस डेंगू वायरस जो है उसको उसके ब्लड में छोड़ देगा। यानी अगर वो पर्सन ए को अगर काटता है और पर्सन ए को अगर डेंगू फीवर है तो जब भी वो पर्सन बी को काटेगा वो एडिस मॉस्किटो, तो पर्सन बी जो है उसको भी जो है 80% चांसेस है कि उससे डेंगू फीवर हो जाएगा। चांसेस है कि अगर ये डेंगू वायरस अगर उसके ब्लड में छोड़ दे तो उसको जो है डेंगू फीवर जो है 80% चांस रहेगा कि हो जाएगा। दोस्तों जब भी एडिस मॉस्किटो जो है वो किसी पर्सन को काटता है और काटने के दौरान यदि डेंगू वायरस को उसके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है तो दोस्तों इसके जो है 4 दिन से लेकर के 2 सप्ताह के अंदर, यानी 14 दिन के अंदर, 4 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर जो है उसे फीवर जो है हो जाता है। फीवर दिखने लगता है पेशेंट में और डेंगू के जो है सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि डेंगू के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो सब जो है नज़र आने लगते हैं। दोस्तों फीवर शुरू होने के करीब 2 से 7 दिन के अंदर कुछ इस प्रकार के रेसेस जो है वो देखने को मिलने लगते हैं, और उसके जो है करीब 2-3 दिन के बाद जो है कुछ इस प्रकार के रेसेस जो कि मिजल्स के दाने के जैसे होते हैं ये देखने को मिलने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों यानी फीवर होने के करीब 7 से 14 दिन के अंदर जो है फीवर फिर अपने आप ठीक हो जाता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। 60% केस में ऐसा होता है। बाकी 40% केसेस में क्या होता है कि डेंगू फीवर जब पेशेंट को होता है तो वो जो ठीक हो जाता है 7 से 14 दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम जो है और अधिक बढ़ जाती है। ये किस प्रकार के पेशेंट में होता है, जैसे कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो गया है और यदि उसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो गया है, यानी उसके ब्लड में जो प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत अधिक घट गया है। नॉर्मली जो है ये 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये जो है 1.5 लाख से कम लगभग 10,000-12,000 तक जो है आ जाता है। तो समझिए कि इस प्रकार के पेशेंट में जो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है वो डेवलप होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का अगर हो गया है तो उसका जो है ईजी ब्रूसिंग जो है वो देखने को मिलेगा, यानी हल्का सा अगर उसके स्किन में खरोच आ जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग आने लगेगा। जब ब्लीडिंग आएगा तो वो ब्लीडिंग जल्दी रुकेगा नहीं। उसके बावजूद यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट को जो है शरीर में पानी का कमी होने लगता है और डिहाइड्रेशन जो है वो डेवलप होने लगता है।
डिहाइड्रेशन डेवलप होने की वजह से जो है पेशेंट को बहुत अधिक सिर में दर्द भी होने लगता है। तो ये सब जो है प्रॉब्लम पेशेंट को होने लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं डेंगू से ग्रसित पेशेंट जो है उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के पेशेंट में क्या होता है कि जो आँख है या आँख का जो आई बॉल है इसके पीछे में जो है दर्द होता है दोस्तों। और इसमें जो है क्या है, हड्डी का जो जॉइंट होता है वहाँ पे बहुत अधिक दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। जिस प्रकार हड्डी टूटने से जो दर्द होता है उसी प्रकार का दर्द यहाँ पे जो है होता है। इसलिए इसको जो है ब्रेक बोन फीवर भी जो है वो कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है और जो प्लेटलेट्स काउंट भी बहुत अधिक घट जाता है। इस वजह से जो है ईजी जो है ब्लीडिंग होने लगती है। कहीं भी हल्का खरोच लग जाए तो जो है आसानी से ब्लीडिंग होने लगेगा और ब्लीडिंग जो है जल्दी रुकेगा नहीं। और इसके अलावा बहुत अधिक सिर में यहाँ पे जो है दर्द रहता है, सिर के इस एरिया में जो है यहाँ पे बहुत अधिक दर्द होता है, इस माथा में। और इसके अलावा इस प्रकार के जो कंडीशन जो डेंगू से ग्रसित पेशेंट जो है उसमें बहुत अधिक उन्हें जो है प्यास लगने लगता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है इस वजह से। इसके अलावा इसमें जो फीवर है दोस्तों वो भी अचानक आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, यानी अचानक जो है 103-104 डिग्री जो है फीवर आ जाता है। लेकिन ये जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि जो मच्छर जो ब्लड स्ट्रीम में वायरस छोड़ता है काटने के दौरान, तो उसके करीब 2 से 7 दिन के बाद जो है फीवर शुरू होता है, फीवर आता है और हाई ग्रेड फीवर इसमें आता है। तो अब बात करते हैं कि डेंगू जो है इसका इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए क्या क्या टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों डेंगू के इन्वेस्टिगेशंस के लिए यहाँ पे जो है CBC टेस्ट किया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT जो है वो किया जाता है, PCR टेस्ट किया जाता है। PCR टेस्ट जो है उसके ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को जो है किस प्रकार का डेंगू वायरस जो है वो है। नॉर्मली जो है डेंगू 4 प्रकार का वायरस जो है उससे होता है डेंगू का, जिसमें कि एक चीज़ बता दो दोस्तों कि यदि किसी पेशेंट को अगर एक बार डेंगू हुआ है, डेंगू वायरस से अगर एक बार फीवर हुआ है डेंगू फीवर, तो उसे जो है दोबारा डेंगू फीवर जो है उसी वायरस से नहीं होगा। जो 3 वायरस जो बचा हुआ है उससे जो है संभावना होता है कि उससे भविष्य में कभी डेंगू हो सकता है पेशेंट को फिर से। लेकिन अगर दोबारा अगर डेंगू पेशेंट को होगा तो उसको जो है सीवियर इन्फेक्शन होगा, सीवियर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी जो है पेशेंट के लिए हो सकता है। दोस्तों अभी जो है डेंगू को तुरंत जो है पता करने के लिए नॉर्मली जो है NS1 एंटीजन टेस्ट किया जाता है एवं जो है IgM एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। NS1 एंटीजन जो है इससे पता चलता है कि पेशेंट को जो है डेंगू वायरस जो है वो पेशेंट के ब्लड में डेंगू वायरस का इन्फेक्शन जो है वो है कि नहीं। और जो क्या बोलते हैं IgM एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है इससे पता चलता है कि पेशेंट को जो है अभी रिसेंटली जो है अभी हाल फिलहाल डेंगू वायरस से कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो दोस्तों यदि आप लोग शायद नहीं समझ पाए इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ कि देखिए NS1 एंटीजन जो टेस्ट होता है उससे क्या पता चलता है कि जो पेशेंट का जो ब्लड है उस ब्लड में जो डेंगू वायरस का इन्फेक्शन है वो एग्जिस्ट है या नहीं, यानी पहले कभी भी जो है इन्फेक्शन हुआ है क्या नहीं, या कुछ दिन से एग्जिस्ट है या नहीं, वो चीज़ NS1 एंटीजन से पता चलता है। और जो क्या बोलते हैं IgM एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है दोस्तों उससे पता चलता है कि पेशेंट को जो है अभी रिसेंटली कोई जो है डेंगू इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं डेंगू फीवर जो है उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों डेंगू फीवर जो है उसका ट्रीटमेंट जो करते हैं, तो ट्रीटमेंट में यहाँ पर जो है पेशेंट को अधिक से अधिक जो है IV फ्लूइड्स दिया जाता है पेशेंट को, और उसके बावजूद जो है ओरली फ्लूइड्स भी जो है पेशेंट को देना है, अधिक से अधिक देना चाहिए। जितना ओरली फ्लूइड्स जितना अधिक उसके शरीर में फ्लूइड्स जाए इस दौरान वो बेहतर होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों कि IM इंजेक्शन देने से बचना चाहिए, यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ यदि पेशेंट को बहुत अधिक पेन हो रहा है, बहुत अधिक दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे एक इंजेक्शन जिसका नाम केटोजन नाम है, जिसमें कि केटोरोलेक ट्रोमेथामिन मिला हुआ है, इस इंजेक्शन को जो है पेशेंट को IM दिया जा सकता है यदि बहुत अधिक दर्द हो रहा है। तो उसके बाद दोस्तों यदि पेशेंट को बुखार आ जाता है, बार बार बुखार आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो है पैरासीटामोल की गोली जो है 500 mg की गोली, इसको जो है पेशेंट को जब भी बुखार आता है उस समय दे सकते हैं। SOS में देना है, यानी आवश्यकता अनुसार देना है, यानी जब भी पेशेंट को फीवर आए तो उस समय ये गोली जो है पेशेंट को देना है, ये टेबलेट पैरासीटामोल 500 mg का।
उसके बाद दोस्तों यदि पेशेंट को वोमिटिंग बहुत अधिक हो रहा है या वोमिटिंग जैसा लग रहा है, जिसको नोसिया कहते हैं, क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो ऐसे कंडीशन में टेबलेट रेंटेक डी या फिर एसिलोक आरडी जो है वो पेशेंट को रोज़ सुबह देना चाहिए। इन मेडिसिन का जो कंपोजिशन है वो रेनिटिरिन प्लस डोमपेडोन है। और इसके बाद यदि फिर भी पेशेंट को वोमिटिंग में यदि आराम नहीं मिल रहा है, वोमिटिंग से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर जो है टेबलेट ऑनडेम MD4 टेबलेट जो है उसको सबलिंगुअली देना है, यानी जीभ के नीचे पेशेंट को रखने के लिए देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो है वो यहाँ पे टेबलेट क्लेवम दे सकते हैं, जिसमें एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवोनेट मिला हुआ है। ये वाला मेडिसिन जो है पेशेंट को सुबह शाम कम से कम 3 दिन जो है देना है। आमतौर पे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि डेंगू फीवर जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से होने वाला डिजीज़ है ये। लेकिन फिर भी यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि डेंगू से ग्रसित जो पेशेंट है उनको गले में बहुत अधिक खराश आता है, तो वैसा कंडीशन में जो है यहाँ पर टेबलेट फेब्रेक्स प्लस दे सकते हैं, जिसमें पैरासीटामोल, फिनाइलफ्रिन और क्लोरफेनिमेलिट मिला हुआ है। ये मेडिसिन जो है सुबह, दोपहर और रात में जो है एक एक गोली पेशेंट को दिया जा सकता है। और यदि पेशेंट को जो इन्फेक्शन है, यदि वो इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशेंट को हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन एगमेंटिन जो है 1.2 ग्राम, जिसमें कि एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लोरोनिक एसिड जो है मिला हुआ है, ये 1.2 ग्राम जो है पेशेंट को रोज़ एक इंजेक्शन सीरा मार्ग के द्वारा यानी IV इंट्रावेस्कुलर पेशेंट को जो है दिया जाना चाहिए, जो कि कम से कम 5 दिन तक देना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यदि पेशेंट को हल्का सा खरोच आने पर यदि ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत अधिक ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है और प्लेटलेट्स काउंट जो है वो 10,000 से भी कम हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो है तुरंत IV प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों डेंगू फीवर जो है उसमें इसी प्रकार का जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है, और इतना ट्रीटमेंट करने पर जो है पेशेंट को जो है अधिकतर जो है आराम मिल जाता है। पेशेंट जो है रिलीफ महसूस करने लगता है 7 से 14 दिन के बाद जो है पेशेंट रिलीफ महसूस करने लगता है और सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, और यदि आपके मन में डेंगू के ट्रीटमेंट से रिलेटेड और कोई जो सवाल है तो आप मुझसे जो है डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पर कॉलमी4 ऐप के जरिए जो है कॉल करके मुझसे जो है बात कर सकते हो। कॉलमी4 ऐप जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है दोस्तों, जिसे आप प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हो। कॉलमी4 ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह या पूरी तरह से उसको जो है आप तैयार कर लोगे कि अब आपके यूज के लिए जब कॉलमी4 ऐप रेडी हो जाएगा, तब जो है आप उसके सर्च बार पर मेरा कॉलमी4 ID जो कि है डॉक्टर अंसारी DR अंसारी @CM4, स्क्रीन में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा DR अंसारी @CM4, ये जो है टाइप करना है, तो आप जो है मेरे कॉलमी4 ID तक पहुंच जाओगे, जहां से आप मुझसे जो है डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही था आज का टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए इस ज्ञान का भंडार चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो इसमें डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर मैं आपको अपने इसी प्रकार के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।